संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद पीएम के भाषण पर होगी दुनिया की नजर। दो दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर आज लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जाबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का देखा प्रदर्शन। सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीडीएस और सेना प्रमुख भी रक्षा मंत्री के साथ। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक आज। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। नागनद चिमर इलाके में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 97 से अधिक लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने की हालात की समीक्षा। मौसम विभाग ने दी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट 63% से अधिक। 6,42,000 से अधिक लोग हुए संक्रमण से मुक्त, जबकि 3,42,000 से अधिक सक्रिय मामले। और रियल मैड्रिड ने एक मैच बाकी रहते हुए ला लीगा खिताब पर किया कब्जा। विलारियल को 2-1 से दी शिकस्त। थिबॉट कोर्टियोस बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर हैं। इस कड़ी में आज सुबह वो लेह पहुंचे। दिल्ली से रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि वो लद्दाख और श्रीनगर में सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए आगे के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ले पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री ने जाबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का प्रदर्शन देखा। खुद रक्षा मंत्री ने भी इस दौरान बंदूक उठाई। इसके अलावा रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर सैनिकों से मुलाकात करेंगे और पैंगोंग त्सो में सैनिकों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही सेना और वायुसेना के बीच समन्वय की तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच गतिरोध के बाद लेह लद्दाख की ये उनकी पहली यात्रा है। चुशूल में इस महीने की 14 तारीख को दूसरे चरण के मुख्य कमांडर्स के बीच कई घंटे चले मैराथन वार्ता की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री की जो ये यात्रा है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेह से हमारे संवाददाता रमेश चंद्र। रमेश, इस तरह से हमने देखा कि लेह में जो भारतीय सशस्त्र बल के सैनिक हैं उन्होंने रक्षा मंत्री के सामने पैरा ड्रॉपिंग का अभ्यास किया। जो भारतीय सेना है उसकी ताकत की एक मजबूत तस्वीर पेश की गई लेह में। बिल्कुल अजन, ये जो आज का जो एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन था ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स और आर्मी का, भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी का एक कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का परिचय है खुद रक्षा मंत्री के लिए। ये कैसे ये दोनों बड़े सैनिक विंग्स हैं वो दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट पे जहाँ पर सेना ने भारत की रक्षा कर रही है। तो ये बेसिकली जो दिखाने के लिए कितना हम प्रिपेयर्ड है, कितना हमारा दोनों फोर्सेस पे एयरफोर्स और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ये दिखाने के लिए आज का एक यहाँ का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। और इससे पहले जैसे
राजनाथ जी ले पहुंचे। इनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी है और सीओएस जनरल एमएम नरवणे भी साथ में थे और नॉर्दर्न कमांड का कमांडर वाईके जोशी भी साथ में है। और चारों वहां पर एयरपोर्ट में रिसीव किया। एलजी आरके माथुर ने उनको रिसीव किया है और लद्दाख एमपी जामेंग सेरिंग नामग्याल भी वहां पर उपस्थित थे। और यहाँ से ले एयरपोर्ट से निकलने से पहले वहां पर एयरफोर्स का भी रक्षा मंत्री ने जायजा लिया है। वहां पर एयरफोर्स के साथ किस तरह की तैयारी है, किस तरह की चॉपर्स है, किस तरह की एयरक्राफ्ट से सारे चीजें उनको रक्षा मंत्री को एयरफोर्स का जो उच्च अधिकारी है उन लोग ने समझाया कैसे किस तरह की उन लोगों की तैयारी होती है, कितना मिनट्स के अंदर जरूरत पड़ने से उन लोगों का तैयारी जो होती है 2 मिनट के अंदर उनको टेक ऑफ होने का तैयारी होती है। ये सारे के पिछले 2 महीने से कैसे कितना प्रिसाइजली उन लोग ने सिचुएशन के हिसाब से तैयार हुआ, ये सारी चीजें रक्षा मंत्री को समझाया है। इसके बाद रक्षा मंत्री रणधीरपुर जो तिक्से से 15 किलोमीटर दूर में है वहां पर पहुंचे। वहां पर पूरा पैराट्रूपिंग का और स्लिदरिंग का हेलीकॉप्टर से ये दिखाया गया कि एयरफोर्स का और भारत आर्मी का, इंडियन आर्मी का जो पैराट्रूपर्स है वो कैसे किसी टेरिटरी में कहीं भी जहां चाहे वहां पर उतर सकते हैं और वो काम वहां पर करके फिर वापस सेफ प्लेस में पहुंच सकते हैं। ये रक्षा मंत्री को आज दिखाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए और हम आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ पर हम किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, इस पर है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद का नाम प्रतिबंधित लोगों और संस्थाओं की सूची में डालने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके तहत महसूद की संपत्ति फ्रीज करने के साथ उस पर यात्रा और हथियारों के प्रतिबंध लगाए गए हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने अपने ISIL देश और अलकायदा प्रतिबंध सूची में महसूद को जोड़ा है। इस तरह महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। मुफ्ती नूर वली महसूद को प्रस्ताव 2366/2017 के पैराग्राफ 2 और 4 के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। उसे अलकायदा के लिए वित्त पोषण, योजना बनाना और सुविधाएं प्रदान करने का दोषी पाया गया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। ट्वीट में यह कहा गया कि ये स्वागत करने वाली खबर है और संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है। सितंबर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नूर वली को आतंकवादी घोषित किया था। TTP पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार था। अमेरिका ने सितंबर 2000
2019 में नूरवली को देश में आतंकी घोषित किया था। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा आज राजस्थान हाईकोर्ट में 19 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल आज दोपहर 1 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे जवाब मांगा है। यहाँ की राजनीति लगातार नए मोड़ ले रही है। कल सचिन पायलट ने विधायकों को स्पीकर की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 और भाजपा के पास 72 विधायक हैं। यदि 19 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो राज्य विधानसभा की मौजूदा प्रभावी संख्या घटकर 181 हो जाएगी, जिससे बहुमत का जादुई आंकड़ा 91 पर पहुंच जाएगा। और इसी पूरे मामले पर जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता। मुरारी, इस वक्त की जो बड़ी खबर वो यही है कि जो भंवरलाल शर्मा है और विश्वेंद्र सिंह है, जो कांग्रेस के 2 विधायक हैं, उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। क्या वजह रही? अचल, अगर राजस्थान की बात करें तो अभी राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर तो जारी है ही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके नए पार्टी प्रेसिडेंट डोटा साहब भी मौजूद थे, और जिसमें उन्होंने एक तथाकथित एक ऑडियो वायरल हुआ है कल रात में, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए भंवरलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह, ये दोनों सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। इन दोनों को पार्टी ने निलंबित कर दिया, जैसा आप बताते, प्राथमिक सदस्यता से। इसके साथ साथ आज 1 बजे जो महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है कल, जिसमें सचिन पायलट और 19 उनके साथ 19 टोटल विधायक है, उनकी याचिका लगी हुई है। कल उस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सचिन पायलट की और उनकी तरफ से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ऑनलाइन पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें हमको कुछ अमेंडमेंट करना है, इसलिए उन्होंने वापस याचिका लेने और उसको संशोधनों के साथ वापस दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। उसको अनुमति दे दी थी, और उसके बाद डबल बेंच में आज उसकी 1 बजे सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और प्रकाश गुप्ता डबल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। और इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंह भी जो स्पीकर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे। इसके साथ साथ सरकार ने जो मुख्य सचेतक है राजस्थान सरकार के महेश जोशी, उन्होंने भी कैविएट दाखिल की। उनकी कैविएट भी स्वीकार कर ली गई है कि उनका कहना था कि चूंकि मैं इससे सीधा जुड़ा हुआ हूं तो इसमें मुझे भी शामिल किया जाए। तो 1 बजे आज क्या फैसला होगा, इससे बहुत सारी चीजें राजस्थान की राजनीति में निर्भर करती है आंचल। और जिस तरह से हम ऑडियो क्लिप का जिक्र कर रहे हैं मुरारी, सत्यता क्या है इसको लेकर? क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब इस तरह का घटनाक्रम होता है किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर सामने आते हैं। हाँ, आप ठीक कर रही हैं। जैसे अभी यदि आज की बात करें तो आज सारे जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें नाम के साथ सुरजेवाला ने आरोप लगाया बीजेपी मंत्रियों पर, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो उनके पार्टी के विधायक हैं वो अपोजिशन से मिले हुए हैं और कहीं न कहीं इसको तोड़ने की, सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जिस तरह 2-3 दिन से बयान आ रहे हैं, तीखे बयान आ रहे हैं पायलट पर, वो तीखे प्रहार कर रहे हैं कि वो पिछले कई महीनों से सरकार को अस्थिर करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ मिली भगत कर रहे हैं जी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास इस चीज के सबूत भी है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने अभी सबूत रखे नहीं है कि वो किस तरह के सबूत है, लेकिन वो बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस तरह के सबूत है कि जो सचिन पायलट है और दूसरे लोग हैं विद्रोही विधायक, वो उनकी सरकार गिराने की लगातार साजिश रच रहे हैं। हालांकि इस बीच जो सतीश पूनिया हैं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जिसकी वो बीजेपी पर वो ढोल रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं घटनाक्रम लगातार राजस्थान में तेजी से बदलता हुआ, सचिन पायलट के जो बागी तेवर हैं और जो विधायक हैं वो हाईकोर्ट जाने पर किस तरह से फैसला सामने आता है, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। बढ़ते आगे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोलेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए
दूसरी भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों ही देश आपसी ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले ये बैठक इस साल अप्रैल में वॉशिंगटन में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले दोनों नेता बीते बुधवार को उद्योग जगत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों से भारत में निवेश करने और नई संभावनाएं तलाशने का आमंत्रण उन्हें दिया। रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी यानी कि SEP में सहयोग के 4 प्राथमिक स्तंभ तेल और गैस, बिजली और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ वृद्धि है। दोनों देशों ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता माना है। साथ ही भारत के एनर्जी सेक्टर में LNG बंकरिंग, LNG ISO कंटेनर डेवलपमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, बायोफ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में नए अवसर खुले हुए हैं। भारत ने अपने तेल और प्राकृतिक गैस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की उम्मीद जताई है। भारत सरकार ने फरवरी 2018 में भारत अमेरिका ऊर्जा वार्ता को रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का दर्जा दिया था। जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान SEP की औपचारिक घोषणा की गई थी। साथ ही अप्रैल 2018 में नई दिल्ली में इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। सामरिक ऊर्जा भागीदारी के माध्यम से अमेरिका और भारत भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर सामूहिक रूप से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगाम में आज सुबह सुबह आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। खुफिया जानकारी मिली थी कि कुलगाम जिले के नागनद चिमर इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर इलाके को घेरना शुरू किया गया और सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। और अब बात केदारनाथ धाम की, जिसके दर्शन के बाद वासुकीताल से त्रियोगी नारायण ट्रैक पर पिछले दिनों लापता हुए 4 यात्री मिल गए और SDRF की टीम के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लापता यात्रियों के जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए थे। बचाव कार्य में SDRF की 5 टीमें लगाई गई थीं। गुरुवार दोपहर में 4 यात्रियों से संपर्क हो गया। उनकी लोकेशन का पता चलने के बाद SDRF की टीम उन तक पहुंची, जिसके बाद फिलहाल उन्हें सुरक्षित रूप में त्रियोगी नारायण की ओर लाया गया है। यात्रियों के मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि यह हर्ष का विषय है कि केदार धाम के दर्शन के बाद वासुकीताल से त्रियोगी नारायण ट्रैक पर पिछले दिनों लापता हुए 4 यात्री मिल चुके हैं। SDRF की टीम ने उनका सफल रेस्क्यू किया और इस त्वरित और सफल रेस्क्यू कार्रवाई के लिए जो SDRF की टीम्स हैं वो बधाई की पात्र हैं। खबर असम से, जहां के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 39,80,000 की आबादी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 27 जिलों के 93 राजस्व सर्कल्स में 3,218 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 71 पहुंच गई, जबकि इस मौसम में भूस्खलन की वजह से हुई मौत के आंकड़ों को जोड़ने पर राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से हुई मौत का जो आंकड़ा है वो 97 तक जा पहुंचा। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य की दुबरी जिले के तकरीबन 9.25 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य के बारपेटा, गोलपाड़ा और मोरीगांव जिलों में 4-4 लाख आबादी बाढ़ के घेरे में है। यहाँ सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य की 1,31,000 हेक्टेयर फसली भूमि बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए बनाए गए 303 राहत शिविर में राज्य के 49,000 लोगों ने शरण ले रखी है। NDRF और SDRF ने 2,000 से अधिक लोगों को डूब क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्य में बाढ़ राहत कार्यों की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कई राहत शिविरों और वितरण केंद्रों का दौरा किया, साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के हालात की समीक्षा भी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से बेहतर
दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक भारत में 63.33% रिकवरी रेट हो चुका है। सक्रिय संक्रमण के मामलों की अगर बात करें तो 3,42,473 संक्रमण के सक्रिय मामले हैं, जबकि 6,35,756 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की बात करें तो 25,602 जो मरीज हैं उनकी मौत हो चुकी है। खबर ओडिशा से। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद ओडिशा सरकार ने आज रात 9 बजे से राज्य के कुछ हिस्सों में 14 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित गंजम, खोर्धा, कटक, जाजपुर जिलों और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि डाकघरों, दूरसंचार सहित केंद्र सरकार के कुछ कार्यालयों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है, जबकि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल्स में परिचालन की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान दवा, सब्जी, किराने का सामान और दूध बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 1 बजे के बीच खुली रहेंगी। साथ ही खाने पीने की जरूरी चीजों की होम डिलीवरी की भी अनुमति दी गई है। और अब बारी है हमारे सेगमेंट डीडी डिलाइट्स की। नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि बलराम और श्री कृष्ण को पांडवों और कुंती के लाक्षागृह में मारे जाने का समाचार मिलता है। बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कि इतना दुखद समाचार मिलने पर भी वो दुखी क्यों नहीं दिखाई दे रहे। मैं देख रहा हूँ कि बुआ कुंती और 5 पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों श्री कृष्ण इस समाचार से नहीं हुए दुखी और क्या हुआ पांडवों और कुंती के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान में शनिवार को आप देखेंगे कि अश्वपुरी सरदार के लोग गदा के साथ हनुमान का अपहरण कर लेते हैं। पवन देव अश्वपुरी सरदार के लोगों को सजा देकर हनुमान को छुड़ाते हैं। इसके बाद अश्वपुरी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देता है। पवन देव, इस संकट की घड़ी में भी आप शांत बैठे हैं। आपको अपने पुत्र की तनिक भी चिंता नहीं है। महादेव शिव जिसके रक्षक हैं, उसका हित कोई कैसे कर सकता है? मैंने किष्किंधा के राजा बाली को वचन दिया है, इसे पूरा करना ही होगा। आखिर क्या है अश्वपुरी की योजना और कैसे बचेंगे हनुमान जी इन हमलों से, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। अगर आप धारावाहिक विष्णु पुराण का कोई एपिसोड इस हफ्ते नहीं देख पाए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप इसे बिंज वॉच में शनिवार को 1 बजे से 5 बजे के बीच इसे कभी भी देख सकते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मैं हयग्रीव उस ज्ञान का अपहरण करूंगा। धारावाहिक गोलमाल अस्पताल में शनिवार को आप देखेंगे कि अस्पताल का स्टाफ अस्पताल की पब्लिसिटी के लिए एक एड फिल्म बनवा रहा है। अस्पताल का स्टाफ तय करता है कि कौन सा व्यक्ति फिल्म में क्या रोल करेगा।